फिर से समझो, इस फॉर्मूले में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी बॉडी का, किसी कंडक्टिंग बॉडी का, तो क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल्स में या आउटर सेल्स में, आउटर मोस्ट में, वो सब निकलते हैं। इनर वाले बस होगा क्या, पहले स्टेप में वो बाहर आएंगे, बाहर वाली सेल में, और उसके बाद वो बाहर एग्जिट करते हैं। तो एन बढ़ता, लेकिन एन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है कि यहां से निकलने के लिए उनको रास्ता नहीं रहता। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर्मूले में ये वाला फैक्टर हमारा ठीक से वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? एन बढ़ने से प्रॉब्लम दूसरी बनती है, कोलिजन इतना ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भी फैक्टर है भाई, मास तो फिक्स रहेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिक्स, तो फैक्टर कौन से बचते हैं? दो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम, जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। लेकिन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उनको निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है। एन बढ़ने के बाद भी रेसिस्टिविटी बढ़ती है, देखो, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एन बढ़ने के बाद भी ये बढ़ेगा, जबकि घटना चाहिए था। बढ़ता है रीजन स्ट्रेंथ, कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, और इस वाले फैक्टर की वजह से जल्दी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। पहले 1 सेकंड में टकराता था एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से उनकी थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी से कोलिजन करेंगे, और कोलिजन जल्दी होगा तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने का जो प्रोसेस था उनका, वो कम हो जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर में क्या देखते हैं? सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते जितने कंडक्टिंग बॉडी के केस में होते हैं। यहां पे क्या होने वाला है? हमारे पास ये कोई बॉडी है और इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर में, मींस कम है, ये बोलो। वहां पर अगर 1000 में थे, यहां पर 10 या 100 तक रहेंगे। अब अगर इतने कम हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, रूम टेम्परेचर किसी भी सोर्स से, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्पेस है उनके निकलने के लिए, और अगर स्पेस है तो चार्ज सीधा सीधा फ्लो होता रहेगा। वहां ये वाली जो प्रोसेस, जो कंडीशन टेम्परेचर बढ़ने के बाद बनी है, वो टेम्परेचर पहले ही थी, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही थी। इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन थे कि नॉर्मल पे ही फ्लो करते थे, है ना। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर से तो क्या होगा? एन इंक्रीज होगा, है ना। एन इंक्रीज होगा तो क्या होना चाहिए? रो को कम होना चाहिए, मींस चार्ज फ्लो करता है। बोले बच्चे कि सर ये भी तो बढ़ा है, सॉरी ये भी तो कम हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने कम हुआ है, लेकिन कोलिजन जो वहां पे नॉर्मल स्टेट में था, वो कंडीशन अब यहाँ पे बनी है। और पहले 5 थे, और करंट की कौन डिसाइड करता है? करंट की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ चार्ज यूनिट टाइम के अंदर। अगर चार्ज ही नहीं था पहले फ्लो में, तो करंट कहां से होगा? अब अगर चार्ज मान के चलो 1000 इलेक्ट्रॉन हो भी गए हैं, लेकिन रास्ता है निकलने के लिए, तो क्या होगा? सारे इफेक्टिव रहेंगे। यहां क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले 1000 थे, सपोज, रास्ता बस ऐसा समझो पहले कि बस उनको निकलने के लिए ठीक था, लेकिन सब के सब चल रहे थे। अब क्या हो गए? 1000 की जगह मिलियन में हो गए टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में उतने टाइटली बाउंड नहीं होते अपने न्यूक्लियस के साथ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो चार्ज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन उनका फ्लोटेशन तो नहीं हो पाया। क्यों? कोलिजन ज्यादा होने लगा। यहाँ पहले स्ट्रेंथ कम थी, वो इफेक्टिव रही वैल्यू, यहाँ पे कोलिजन वे में प्रोसेस चालू होगी। तो इस वजह से याद रखना, कंडक्टिंग बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, फिर से कंडक्टिंग बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज ही होती है, जबकि क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। दोनों फैक्टर एक अपोजिट वे में है, एन और टो, ठीक है। तो ये बस याद रखना, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिंग में बढ़ती है। तो ये डेरिवेशन याद रखना, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इसके ऊपर हो सकता है कुछ आ जाए कि किस किस पे डिपेंड करे या क्या नहीं, या कुछ और भी इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड को। हेलो, देखो बच्चों, आर का फॉर्मूला भी हमने ये वाला प्रूव किया है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये वाला आर इक्वल टू
V अपॉन आई M अपॉन एन ई स्क्वायर तो L अपॉन ए। अगर मैं बोलता हूं कि करंट की जगह इस फॉर्मूले में करंट डेंसिटी को पुट करो, तो करंट डेंसिटी को कैसे करोगे? जो V अपॉन आई है हमारा यहाँ पे, और ये M अपॉन एन ई स्क्वायर तो L अपॉन ए। आई को यहाँ पे ले आओ, उसको यहाँ नीचे, है ना, या इसको छोड़ दे, इसको यहां, तो V अपॉन L, या ऐसा करते हैं केवल I और A इधर रखेंगे, बाकी सबको एक साइड करते हैं सेपरेट, तो ये दोनों, ये सब क्या हो जाएंगे? V एन ई स्क्वायर तो V एन ई स्क्वायर तो अपॉन M इक्वल टू I अपॉन A, और I अपॉन A क्या है हमारा? J, करंट डेंसिटी। तो J इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी आता है, V एन ई स्क्वायर टू अपॉन M। कोई भी रिलेशन वो पूछ सकता है, तो तुम्हें ये बताया है, ठीक है, किसी भी तरह। 11th क्लास के बच्चे भी आ गए।